Hello students, so in the series of chemical reaction, I'm just moving forward with some different things like significance of the state symbol. So first of all, I'll tell you the significance of state symbol. Significance of state symbol, right? So in the significance of state symbol, as we know generally the three types of the states are there: solid state, liquid state, and the gaseous state. तो हमें कभी भी स्टेट ऑफ द सिंगल स्टेट ऑफ द सिंबल या स्टेट ऑफ द कंपाउंड या किसी भी चीज को डिनोट करना होता है तो हम उसको पार्टिकुलरली किसी ना किसी सॉलिड या गैसियस या लिक्विड किसी ना किसी स्टेट में रखते हैं। तो उसको करने के लिए कहीं ना कहीं हम इसके लिए कोई रिप्रेजेंटेशन यूज करते हैं, राइट। अब जैसे मान लो कि स्टेट बदलती है, मान लो अगर हम रिएक्टेंट में कुछ स्टेट ले रहे हैं, प्रोडक्ट में कुछ डिफरेंट स्टेट आ रही है या कुछ भी हो रहा है, तो स्टेट वगैरह जब भी चेंज हो रही हो या जब भी स्टेट की बात चल रही हो तो ऐसी कंडीशन में मोस्ट ऑफ द रिएक्शन के अंदर एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक दो टाइप की रिएक्शन पाई जाती है। दोनों ही रिएक्शन या तो एक्सोथर्मिक होगी या तो एंडोथर्मिक होगी। कहीं ना कहीं स्टेट चेंज वगैरह टेम्परेचर का कोई ना कोई फंक्शन जरूर होता है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो कहीं या तो हीट निकलेगी या हीट इवॉल्व होगी या हीट एब्सॉर्ब होगी, कुछ ना कुछ एटलीस्ट होता है वहां पे, राइट। तो हमारे पास जैसे मान लो कि हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। चलो हम एक बार इसको देखते हैं। 2H2Z प्लस O2Z गिव्स 2H2O लिक्विड। तो यहाँ पर प्लस 500 या कुछ भी किलो जूल है, या आप कोई और रिएक्शन भी लिख सकते हैं जहां पर ये लिक्विड में या गैस में कहीं ना कहीं स्टेट गिवन होगी। तो स्टेट को गिवन जब भी होगी तो आप जब भी लिक्विड होगा तो लिक्विड के लिए क्या यूज करना है, एल यूज करना है। गैस के लिए क्या यूज करना है, सी यूज करना है। और सॉलिड के लिए क्या यूज करना है, स्मॉल एस यूज करना है। अगर ये सोल्यूशन एक्वस है तो आपको AQ यूज करना है, राइट। एक्वस का मतलब होता है जलीय होना किसी भी चीज का, राइट, मतलब वाटर से प्रयुक्त या वाटर से युक्त होना, ठीक है। चलो अगली बात करते हैं। अब इस रिएक्शन में अगर प्लस 500 किलो जूल दिया गया तो ये रिएक्शन पहचानने का तरीका भी है कि इसमें कहीं ना कहीं एक्सटर्नली राइट साइड में हीट निकल रही है। अब हीट निकल रही है मतलब एक्स्ट्रा हीट आ रही है, तो इसका मतलब है कि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जब भी हीट निकलती है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है और जब भी हीट एब्सॉर्ब होती है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, ठीक है। दोनों टाइप की रिएक्शन के बारे में डिस्कस एक बार कर लिया है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, जब कोई गैसियस एटम बनेगा, कि गैसियस मॉलिक्यूल बनेगा या फिर कोई गैसियस सब्सटेंस बनेगा, तो उसके रिप्रेजेंटेशन को दिखाने के लिए उसमें बस एरो अप लगाते हैं, राइट। जब कोई प्रेसिपिटेट बनेगा, प्रेसिपिटेट का मतलब होता है कि बैठ जाना, एक तरीके से सस्पेंड हो जाना, मतलब अपने स्थान पर रुक जाना, आगे वो नहीं सोल्युबलाइज होगा या आगे वो डिसॉल्व नहीं होगा। इसको डाउनवर्ड एरो के साथ इसको करते हैं, राइट। यहाँ पर डाउनवर्ड एरो और यहाँ पर अपवर्ड एरो, ये भी रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। जैसे मान लो AgNO3 की रिएक्शन करते हैं, ठीक है, ये एक्वस स्टेट में है। एक्वस का मतलब वाटर के साथ मिला हुआ है। NaCl के साथ करते हैं, एक्वस स्टेट में है, क्या करेगा, एक AgCl बनाएगा। आपको पहले ही बताया मैंने कि एक प्रेसिपिटेट है और यहाँ पर NaNO3 का फॉर्मेशन होगा। कैसे होता है आपको मैं बता दूं, ये Ag प्लस और NO3 माइनस होता है और यहाँ पर Na प्लस और Cl माइनस होता है। यहाँ पर आयन का होता है एक्सचेंज जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, और आयन एक्सचेंज होने के पीछे भी कोई ना कोई रीजन होता है। तो यहाँ पर आयन एक्सचेंज सिंपली हुआ है और एक प्रॉपर रीजन मिल रहा है कि हमारे पास राइट साइड में प्रेसिपिटेट बन रहा है जो कि फर्दर डिसॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो आयनाइज होकर के इसने बनाया है एक प्रेसिपिटेट जिसको हमने डाउनवर्ड एरो के साथ शो किया है। आई डोंट थिंक कि कोई प्रॉब्लम यहाँ पर होनी चाहिए। जैसे एक रिएक्शन है सोडियम, सोडियम की रिएक्शन करते हैं 2Na
सॉलिड प्लस 2H2O वाटर, ये लिक्विड है तो ये बनाएगा 2NaOH, ये हो गया आपका एक्वस प्लस हाइड्रोजन, ये आपका अपवर्ड रो के साथ आएगा क्योंकि हाइड्रोजन एक गैस है। ठीक है, तो गैस और प्रेसिपिटेट को शो करने के लिए ये कुछ रिप्रेजेंटेशन के तरीके हैं, इनको हम शो करते हैं, ऐसे दिखाते हैं। अब जैसे कैल्शियम कार्बोनेट एक प्रेसिपिटेट है, आप उसको भी देखना है तो उसको भी देख सकते हो। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन जब करते हैं CaOH का वोल्टेज प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, आप चाहो तो इसमें स्टेट भी दिखा सकते हो। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक एक्वस स्टेट में लेंगे, बिना एक्वस स्टेट में लेंगे आयोनाइज नहीं होगा, आयोनाइज होने के लिए एक्वस स्टेट में लेंगे, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करेंगे, जैसे रिएक्शन करेंगे ये कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा और प्लस वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करेगा, और ये एक प्रेसिपिटेट है इसलिए इसमें भी एक डाउनवर्ड एरो आएगी। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट एक कार्बन और कैल्शियम का प्रेसिपिटेट होता है। ठीक है, ये भी एक तरीके से डिसॉल्व फर्दर नहीं हो सकता है। चलो, तो हम ये कुछ रिप्रेजेंटेशन के तरीके थे जिनको हमने यहाँ पर देखा है, और हम आगे बढ़ते हैं अभी। और अगर हमें कभी कंसंट्रेशन को शो करना है तब हम क्या करेंगे? मान लो हमें कभी आयरन की जैसे रिएक्शन करनी है HCl के साथ, राइट? तो हमें HCl का दिखाना पड़ता है कि डाइल्यूटेड है या फिर कंसंट्रेटेड है। मान लो डाइल्यूटेड तो हम DIL लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है, और इसको हम FeCl3 या FeCl2 में कन्वर्ट कर सकते हैं प्लस H2, राइट? तो ये डाइल्यूट दिखाने का तरीका है। अगर हमें कंसंट्रेटेड दिखाना है, जैसे हमने Fe की रिएक्शन कर दी HNO3 के साथ कंसंट्रेटेड, ठीक है, राइट साइड में मान लो कोई कंपाउंड बना है, मान लो NO2 गैस रिलीज हुई है प्लस FeNO3 का होल ट्वाइस बना है, ठीक है, FeNO3 का होल ट्वाइस, वैसे ये रिएक्शन जब होती है तो यहाँ पर NO2 गैस निकलती है, और ये रिएक्शन करने का एक तरीका हो सकता है। ठीक है, चलो, और यहाँ पर कंसंट्रेटेड है, यहाँ पर डाइल्यूटेड है, तो कुछ भी तरीका इसका हो सकता है, बस कंसंट्रेटेड और डाइल्यूटेड दिखाने का एक तरीका है। ठीक है, चलो आगे रिप्रेजेंटेशन देखते हैं हम। कुछ और चीजें हो सकती हैं इसमें। अगर हमारे पास मान लो कुछ फेवरेबल कंडीशंस लिखनी हो, फेवरेबल कंडीशन का मतलब जिसमें वो रिएक्शन होगी, ठीक है, मान लो हमें कोई फेवरेबल कंडीशन रिप्रेजेंट करनी हो इक्वेशन के अंदर, या फिर जो भी हमारा केमिकल रिएक्शन है उस केमिकल रिएक्शन में आपको कुछ फेवरेबल कंडीशन लिखनी है। ठीक है, तो उस फेवरेबल कंडीशन को लिखने के लिए, जैसे मान लो हमारी नाइट्रोजन की रिएक्शन होती है हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, 3H2, तो ये जब रिप्रेजेंटेशन हम इसका करेंगे फेवरेबल कंडीशन का, तो उसको हमेशा रिएक्शन एरो के अपवर्ड या रिएक्शन एरो के डाउनवर्ड पे लिखते हैं। ठीक है, इसके लिए कुछ फेवरेबल कंडीशन है कि ये 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर पे रिएक्शन होती है। इसके लिए कैटलिस्ट FeMO यूज किया जाता है, मोलिब्डेनम के प्रेजेंट में आयरन, उसके साथ साथ 200 ATM प्रेशर यहाँ पर चाहिए। तो ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। ठीक है, और इसको हमने कहां पे दिखाया? रिएक्शन एरो के ऊपर या रिएक्शन एरो के बॉटम पे। जब भी कोई कंडीशन लिखनी हो कि किस कंडीशन में रिएक्शन हो रही है, तो ऐसी कंडीशन को दिखाने के लिए हमें रिएक्शन एरो का यूज करना चाहिए कि कौन सा रिएक्शन एरो है, और रिएक्शन एरो पर कहां पे उसको रखना है, उसको ऊपर रखना है और उसको डाउनवर्ड रखना है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर 22,400 कैलोरी हीट निकलेगी। ठीक है, चलो, और कुछ तरीके हो सकते हैं। अगर हमें कभी रिवर्सिबल रिएक्शन दिखानी हो, कैसे दिखाएंगे? ऐसे, ठीक है, कभी हमें इरिवर्सिबल रिएक्शन दिखानी हो, तो कैसे शो करेंगे? ऐसे,
ठीक है, तो ये हो गया इरिवर्सिबल रिएक्शन शो करने का तरीका। ओके, अच्छा, कभी रिएक्शन के अंदर एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक दिखाना हो, तो जब एक्सोथर्मिक होता है तो राइट साइड में प्लस एच लिखा हुआ होता है और आपको प्लस हीट कुछ निकली हुई होती है, राइट। अब ऐसे मान लो हमने ए प्लस बी की रिएक्शन करी, इसने बनाया ए बी, ठीक है, और राइट साइड में है प्लस 500 कैलोरी या प्लस 500, चलो प्लस 500 कैलोरी। मतलब इसका मतलब हुआ कि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अगर हमारा राइट साइड में अगर ये एंडोथर्मिक होता तो राइट साइड में जो हमने एनर्जी लिखी है वो माइनस में होती, मतलब उतना एनर्जी का लॉस हुआ है, उतनी एनर्जी अंदर की तरफ गई है, इसलिए इसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। आई डोंट थिंक कि किसी को कोई दिक्कत अभी तक आनी चाहिए, ठीक है। चलो, अभी हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की। अपना नया पार्ट स्टार्ट करते हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। जब भी कोई नई चीज आती है, जब भी कोई नया पार्ट आता है, हम उसके क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। आज केमिकल रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में केमिकल रिएक्शन के बारे में थोड़ी बहुत बातें की थी कि केमिकल रिएक्शन को कैसे पहचानेंगे, केमिकल रिएक्शन को कैसे डिनोट करेंगे, लेकिन केमिकल रिएक्शन के टाइप्स को कैसे दिखाते हैं उसका रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हम आज बात करेंगे और एक एक टाइप के बारे में अलग अलग बात करने की कोशिश करेंगे। तो ये हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पहले तो देखेंगे, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन कौन कौन सी होती है, ठीक है, क्योंकि रिएक्शन के अलग अलग तरीके होते हैं, रिएक्शन डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हो सकती है, डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से उसको डिनोट कर सकते हैं, इसलिए हम अलग अलग रिएक्शन को अलग अलग तरीके से डिनोट करेंगे, राइट। तो सबसे पहले लिखो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में जनरली कितने टाइप्स होते हैं, कुछ रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे जहां तक बनता है। एक स्लो एंड फास्ट, देखो हर रिप्रेजेंटेशन कोई ना कोई तरीके से दिया गया है। स्लो एंड फास्ट का मतलब अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं या मैं कभी भी वेलोसिटी के बेसिस पे बात करूंगा तो स्लो एंड फास्ट रिएक्शन की बात करूंगा। अगर मैं कभी रिवर्सिबिलिटी की बात करूंगा या फिर कभी भी बात करूंगा कि वो रिवर्सिबल है या नहीं है, ऐसी कंडीशन में मैं दो टाइप से बात करूंगा, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल, राइट। जब मैं बात करूंगा एडिशन रिएक्शन की तो उसमें भी कई टाइप के एडिशन हो सकते हैं। जैसे एडिशन में हमारा एलिमेंट और एलिमेंट का एडिशन हो सकता है, एलिमेंट और कंपाउंड का एडिशन हो सकता है, और कंपाउंड और एलिमेंट का एडिशन हो सकता है, ठीक है। एडिशन इसी को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। कभी अगर मैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करूंगा, डिकम्पोजिशन मतलब टूट जाना होता है, इसमें भी कोई भी टाइप हो सकता है। अगर मान लो थर्मली इसको डिकम्पोज किया गया है तो थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मली मतलब हीट दे करके। अगर उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे करके ही डिकम्पोज किया गया है तो इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। अगर उसको फोटोसिंथेसिस किया गया है तो उसका हम फोटोसिंथेसिस डिकम्पोजिशन बोलेंगे, ठीक है। तो अलग अलग तरीके हो सकते हैं। अगली बात करते हैं, तो अगली बात है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, राइट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के दो टाइप हो सकते हैं, एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट जब किसी एक चीज का डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो, और डबल डिस्प्लेसमेंट, राइट। हम दोनों टाइप के बारे में बात करने की कोशिश करेंगे। अगर मैं एनर्जी के बेसिस पे बात करूंगा तो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक दो टाइप आज ही आपको मैंने बताया है, तो एक होगा एक्सो और एक होगा एंडो। अगर मैं बात करूंगा रेडॉक्स रिएक्शन, तो रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में आपको पढ़ाऊंगा, अलग अलग चीजें उसमें आएंगी, तो एक एक चीजों के बारे में हम बात करते जाएंगे, ठीक है। तो अभी मैं यहां से स्टार्ट करूंगा स्लो एंड फास्ट रिएक्शन से, मैं एक एक टाइप के रिएक्शन के बारे में बात करने की कोशिश करूंगा कि स्लो एंड फास्ट रिएक्शन क्या होती है, रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है, कैसे पहचानते हैं, एडिशन रिएक्शन क्या होती है, कैसे पहचानते हैं। क्योंकि आपको क्वेश्चंस जब भी दिए गए होंगे, आपको कुछ रिएक्शन दी गई होगी, आपको इसमें बताना है वो डिकम्पोजिशन है, वो एडिशन है, वो डिस्प्लेसमेंट है, एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है,
उसमें रेडॉक्स रिएक्शन है, जो भी टाइप की रिएक्शन होगी उस पार्टिकुलर टाइप के रिएक्शन की बात आपको करनी पड़ेगी कि वो रिएक्शन का आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो जैसे स्लो एंड फास्ट रिएक्शन है, तो स्लो एंड फास्ट रिएक्शन का मतलब हुआ कि यहां पर अगर मैं वेलोसिटी के टर्म में बात करूंगा तो कुछ स्लो रिएक्शन भी हो सकती है, कुछ फास्ट रिएक्शन भी हो सकती है। अच्छा, स्लो रिएक्शन कब होगी बेटा? स्लो रिएक्शन तब होगी जब कोई रिएक्शन बहुत किसी ऐसी कंडीशन में हो जब हमें स्टेबिलिटी हो ऑलरेडी रिएक्टेंट में, या रिएक्टेंट ऑलरेडी स्टेबल हो, बस उसको जबरदस्ती मिलाया गया हो या किसी तरीके से कांटेक्ट में आके धीरे धीरे रिएक्शन दे रहा हो, राइट। तो वो एक तरीके का स्लो रिएक्शन हो गया। फास्ट रिएक्शन होती है जब कोई जरूरत के अकॉर्डिंग, मान लो रिएक्टेंट को जरूरत है किसी की, और उसमें मान लो आयन है, तो अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है कोई नेगेटिव चार्ज है, आपस में अगर रिएक्शन होनी है, एक इलेक्ट्रॉन देना चाहता है एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, तो एक पॉजिटिव चार्ज बनना चाहता है एक नेगेटिव चार्ज बनना चाहता है, आराम से जल्दी से रिएक्शन हो जाएगी, क्योंकि वो आयनिक रिएक्शन है और उसमें बस इलेक्ट्रॉन को देना लेना बहुत तेज होगा। एक को जरूरत थी और एक को देने की जरूरत थी, एक को लेने की जरूरत थी, दोनों के पास अवेलेबिलिटी थी सेम तरीके से चीजें करने की, इसीलिए दोनों सेम तरीके से चीजें की और दोनों ने सेम तरीके की चीजें करके कुछ नया प्रोडक्ट बनाया, कुछ नया बनाया जो कि उनकी फेवरेबल कंडीशन को शो करता था, ठीक है। तो ये स्लो एंड फास्ट रिएक्शन का एक एग्जांपल हो गया। चलो अब हम बात करते हैं रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन की। बेटा रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है आपको पहले बता दूं, पहले मैं एक एक चीज के बारे में बात कर ले रहा हूं फिर बात करूंगा। रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है पहले वो समझो। रिवर्सिबल का मतलब होता है जो रिएक्शन उल्टी आए, या जो रिएक्शन उल्टी भी चले, मतलब सीधी और उल्टी दोनों तरफ जा सकती है, वो एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। ऐसी रिएक्शन जो बैक साइड नहीं आए, केवल एक ही साइड में रहे, उस रिएक्शन को हम इरिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं। मतलब एक ही साइड में चले, मतलब जैसे मान लो रिएक्शन है तो सिंगल डायरेक्शन में है, तो बस सिंगल डायरेक्शन की तरफ चलती रहे, तो ऐसी कंडीशन में उस रिएक्शन को हम बोलते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो ये हमारा इरिवर्सिबल रिएक्शन हो गया। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के बारे में बात हमने कर ली। अब हम बात करते हैं एडिशन रिएक्शन के बारे में। एडिशन का मतलब होता है दो चीजों का ऐड होना, ठीक है, दो चीजों का ऐड होना, वो होता है हमारा एडिशन रिएक्शन। मैं आपको अभी सारे एक एक करके एग्जांपल बताऊंगा, लेकिन पहले फिर से एक बार मैं आपको बस नॉर्मल थियरी बता देता हूं। अब एडिशन का मतलब दो चीजों का ऐड होना। एलिमेंट प्लस एलिमेंट, मतलब अगर मान लो सोडियम और ऑक्सीजन मान लो ऐड हो रहे हैं, या हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन ऐड होकर वाटर बना रहे थे, तो वहां पर क्या हो रहा था, एलिमेंट प्लस एलिमेंट रिएक्शन हो रही थी। अब जैसे पीछे ऊपर मैंने रिएक्शन बताई है यफी प्लस एक यफी की रिएक्शन मैंने कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ करवाई थी, तो यहां पर एक एलिमेंट भी है एक कंपाउंड भी है, तो ये एलिमेंट प्लस कंपाउंड हो गया, ठीक है। और यहां पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये कंपाउंड प्लस कंपाउंड हो गया। तो कंपाउंड प्लस कंपाउंड और एलिमेंट प्लस कंपाउंड, और मैंने कहीं पे एलिमेंट प्लस एलिमेंट भी बताई होगी, ये हमने एलिमेंट प्लस एलिमेंट बताई है, ये हो गई एलिमेंट प्लस एलिमेंट। तो एलिमेंट एलिमेंट के साथ ऐड हो सकता है, एलिमेंट कंपाउंड के साथ ऐड हो सकता है, कंपाउंड कंपाउंड के साथ ऐड हो सकता है, फॉर गिविंग ए रिएक्शन या फॉर कॉम्बिनेशन फॉर द एडिशन, राइट। तो ये हो गया एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल, ठीक है। अभी मैं देखता हूं आगे बताता हूं आपको एग्जांपल्स के साथ, लेकिन फिर भी आप एक बार देख लो। डिकम्पोजिशन का मतलब होता है टूट जाना। जब आप किसी चीज को हीट करते हो और वो टूट जाता है, मतलब केमिकली टूट जाए, ऐसा नहीं कि फिर से वो फिजिकली, जैसे मान लो आइस टूटती है तो बेटा ब्रेक तो वो होगी, लेकिन बैक साइड में आइस फिर से बनने की कैपेबिलिटी रखती है। जब आप टेम्परेचर को रिड्यूस करोगे तो फिर से आइस बनने की उसकी टेंडेंसी होती है और वो बना देता है फिर से आइस। इसलिए आप उसको एक तरीके का डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो नहीं बोलेंगे, वो केमिकल रिएक्शन नहीं है। अच्छा, इलेक्ट्रिकल, जैसे मान लो हमने सोडियम क्लोराइड को तोड़ा या वाटर वगैरह को तोड़ा, वो इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन होता है, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करी जाती है, एनर्जी बहुत ज्यादा दे करके उसको ब्रेक किया जाता है। फोटोसिंथेसिस मतलब लाइट, मतलब कि हमारे सनलाइट के वजह से जब कुछ चीजें होती हैं तो उसे हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। चलो, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है डिस्प्लेस हो जाना, मतलब अलग अलग हो जाना, या एक के द्वारा दूसरे का अलग हो जाना। एक के द्वारा दूसरे का डिस्प्लेसमेंट मतलब एक का आना और किसी दूसरे के स्थान पर उसका बैठ जाना, वो है एक तरीके का डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट में सिंगल डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट दो चीजें हो सकती है। सिंगल डिस्प्लेसमेंट में जब किसी एक चीज का डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो, डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब दो चीजें आपस में एक्सचेंज हो रही है, राइट। अगला टाइप है एनर्जी के टाइप का। तो एनर्जी मैंने दो चीजें बताई हैं, एक एक्सोथर्मिक एक एंडोथर्मिक। एक्सो और एंडो में एक एक्सोथर्मिक है, एक्सो में एनर्जी का अंदर जाना, सॉरी एनर्जी का रिलीज होना, और एंडोथर्मिक में जब एनर्जी अंदर जा रही हो मतलब एनर्जी एब्सॉर्ब हो रही है तो उसको एंडोथर्मिक बोलते हैं। आगे है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के थ्रू चलती है। I'll discuss it also, what is the redox reaction and what is the oxidation and what is reduction. So I'll tell you each and everything.
तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा रेडॉक्स रिएक्शन तक हमारा रहा टाइप, लेकिन मैं एक टाइप का डिस्कस कर लेता हूं आपके साथ ताकि प्रॉब्लम फिर से ना हो। यह है स्लो एंड फास्ट रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, ये पहले हम कर देंगे स्लो एंड फास्ट रिएक्शन, किसके बेसिस पे करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ द, इसको लिखना, ऑन द बेसिस ऑफ वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, या इसको रेट भी लिख सकते हो, रेट ऑफ रिएक्शन। Reactions are of two types, slow and fast, ठीक है। पहले देखते हैं कि फास्ट रिएक्शन क्या होती है। क्या होती है फास्ट रिएक्शन, क्या होती है, पहले तो इसके बारे में हम बात करेंगे। यार एडिशन करने के बाद या दो चीजों के साथ साथ लेने के बाद जब रिएक्शन बहुत तेजी के साथ हो जाए तो ऐसे रिएक्शन को फास्ट रिएक्शन बोलते हैं, जैसे आयनिक रिएक्शन। अब आयनिक रिएक्शन में क्या है बेटा, चलो लिखो पहले, रिएक्शन व्हिच आर वेरी फास्ट एंड reactants are needy to react, राइट। जब रिएक्टेंट खुद नीडी हो, खुद जरूरत उसकी हो रिएक्शन करने की, तो ऑब्वियसली आपको तो रिएक्शन करना काम है, उसका नीडीपन आपको दिख रहा है तो आप उसका यूज कर सकते हो, और जैसे आप नीडीपन का यूज करके मतलब वो तेजी से रिएक्शन करने के लिए भागेगा। दिस इज द फास्ट रिएक्शन। वैसे आयन एक्सचेंज रिएक्शन, राइट, या आयनिक रिएक्शन होती है। अब Na+ है या NaOH है, मान लो इसकी रिएक्शन करते हैं HCl के साथ, बेटा दिस इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यहाँ पर एसिड और बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करके पीएच को मेंटेन करना चाहते हैं, इसलिए ये HCl से पीएच रिड्यूस होने लग जाता है, और NaOH से पीएच रिड्यूस होने लग जाता है, इससे रिड्यूस और इससे इंक्रीज होने लग जाता है। HCl का पीएच 3.5 से नीचे और NaOH का पीएच 10.5 के ऊपर होता है। आपको पीएच स्केल के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी नेक्स्ट चैप्टर में मिलेगी, लेकिन फिर भी HCl और NaOH चूंकि एक दूसरे के अपोजिटली बिहेव करते हैं, आपको पता होगा एसिड और बेस जब जब मिले हैं आज तक, जब जब मिले हैं तब तब उन्होंने आपस में रिएक्शन करके न्यूट्रलाइज किया है एक दूसरे को और वाटर मॉलिक्यूल को प्रोड्यूस किया है। जब जब एसिड बेस मिले कहीं ना कहीं सॉल्ट और वाटर का प्रोडक्शन उन्होंने किया ही किया है, ठीक है। अब सॉल्ट और प्रोडक्शन वाटर का प्रोडक्शन करते वक्त उन्होंने पीएच वैल्यू को भी चेंज किया है, उसकी खतरनाक टेंडेंसी को चेंज किया है। अब जैसे HCl है, टेंडेंसी है उसका उसके पीएच को मान लो इंक्रीज करने की टेंडेंसी, या फिर उसके पास जो भी एक्सप्लोजिव कंडीशन है उसको हटाने की, उसको न्यूट्रलाइज करना इजी था, ठीक है। दूसरी बात एक्वस कंडीशन में लिया गया, तो एक्वस कंडीशन में इसको आयन एक्सचेंज भी इजी था इसका करना, तो आयन एक्सचेंज भी एक नीडी बने इसका देख सकते हो। यहाँ पर NaOH क्या होगा, Na+ और OH- में टूट जाएगा अपने एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, और ये H+ और Cl- में टूट जाएगा। आपको बता दूं जब जब दो चीजें टूटे आयन एक्सचेंज की बात हो, तब तब आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि आपको एक चार्ज पॉजिटिव हो और दूसरे चार्ज जो निगेटिव हो उनके साथ ऐड करने की कोशिश करना है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर सोडियम के पास दो ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 ये है, सोडियम दो निगेटिव आयन है और दो निगेटिव आयन के साथ अटैक कर सकता है, तो मैं दोनों निगेटिव आयन को इसके सामने रखने की कोशिश करूंगा। पहला निगेटिव आयन है OH- और दूसरा निगेटिव आयन है Cl-, राइट। अगर ये OH- के साथ रिएक्शन करेगा तो ये NaOH एडिटिव बना देगा, अगर ये Cl- का करेगा तो ये NaCl बना देगा। दो ही ऑप्शन बचते हैं Na+ के पास, क्योंकि ऑब्वियसली प्लस चार्ज नेगेटिव चार्ज के साथ रिएक्शन करता है। अच्छा, अगर ये OH- के साथ रिएक्शन करेगा तो एज इट इज सेम NaOH बना देगा, जिसकी हमें जरूरत नहीं है। NaOH भैया Na+ जो आया है वो NaOH से ही तो टूट के आया है, तो क्यों फिर से OH से रिएक्शन कर लेगा? तो ये वाली रिएक्शन क्यों होगी अगर आयन एक्सचेंज हो रही है तो?
एक्सचेंज का मतलब एक्सचेंज करना, आपस में बदलना। अब Na+Cl माइनस कर लेगा तो यहाँ पर NaCl बना देगा। सेम कंडीशन OH माइनस साथ भी होगी। OH माइनस या तो OH माइनस है, अब कोई भी एक कंपाउंड डालो उसको दोनों के लिए चेक कर लो। OH माइनस के पास दो अलग अलग कंडीशन है, या तो ये Na+ के साथ रिएक्शन करे और या तो ये H+ के साथ रिएक्शन करे। अगर ये Na+ के साथ करेगा तो ये NaOH बनाएगा, और H+ के साथ करेगा तो क्या बनाएगा, ये H2O बनाएगा। ठीक है बेटा। अच्छा, आपको जानकारी के लिए बता दूं, अगर ये H+ के साथ करेगा तो H2O बनाएगा, और N+ NaOH बनाएगा। तो अरे NaOH से ही तो OH आया है, तो फिर से NaOH क्यों बनाएगा, तो यहां पर नहीं बनाएगा, ये वाटर बनाएगा। इसीलिए हमारे राइट साइड में एक NaCl और एक वाटर मॉलिक्यूल मिलेगा। इसकी पीएच जो होती है वो 7 होती है। ये न्यूट्रल होता है। इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। अब यार हमारी टेंडेंसी थी भागने की, कोई हमें रोकने वाला मिल गया, ठीक है, मतलब कि हमारे पास एनर्जी ज्यादा है, एनर्जी को कोई कम कर सकता है। और आपको बता दूं, हमेशा टेंडेंसी हर किसी रिएक्शन में, हर किसी कंपाउंड की, हर किसी एलिमेंट की हमेशा होती है कि वो अपने एनर्जी का कहीं ना कहीं जल्दी से यूटिलाइज कर ले, मतलब कहीं ना कहीं जल्दी से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो यार भाग रहे होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन को रोकना चाहता है, कहीं भी देखो इलेक्ट्रॉन भी वही कंडीशन में आना चाहते हैं, मतलब स्टेबल कंडीशन में जाना चाहते हैं। तो हर कोई कंपाउंड, हर कोई रिएक्टेंट या फिर हर कोई एलिमेंट यही चाहता है कि वो कैसे भी आकर के अपनी स्टेबल कंडीशन में पहुंच जाए। ठीक है, तो स्टेबल कंडीशन में पहुंचने के लिए उसको कुछ भी करना पड़े, वो करने के लिए तैयार होता है। तो यहाँ पर हमारे पास आयन एक्सचेंज रिएक्शन हुई है, एंड इट्स अ जनरली फास्ट रिएक्शन, क्योंकि हमारे पास आयन एक्सचेंज में न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, राइट। अच्छा, दूसरी बात, अगर मान लो पीपीटी बन रहा है, तो प्रेसिपिटेट का बनना मतलब स्टेबलाइज कर देना किसी भी चीज को। अब मान लो AgCl था या AgNO3 था, इसने क्या किया, इसने क्या किया, HCl के साथ रिएक्शन कर ली, या AgNO3 ने कर ली KCl के साथ रिएक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर भी आयनिक आयन एक्सचेंज होगा, तो यहाँ पर Ag+ और NO3 माइनस रहेगा, और यहाँ पर K+, पोटेशियम प्लस और क्लोरीन माइनस। अब Ag के पास भी दो ऑप्शन है। Ag या तो चाहे तो Cl माइनस से रिएक्शन कर ले, और या तो चाहे तो यहाँ पर NO3 माइनस से कर ले। अगर भैया NO3 माइनस से करेगा तो यहाँ पर AgNO3 बनाएगा, और Cl माइनस से करेगा तो AgCl बनाएगा। ये वाला फेवरेबल है, ये वाला फेवरेबल इसलिए नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली वो AgCl जो हमारे पास Ag आज हमें देखने को मिल रहा है, ये AgNO3 से ही बना है, इसीलिए AgNO3 फिर से वो क्यों बनाएगा, इसलिए हमारे पास AgCl एज इट इज फॉर्म हो जाएगा। आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम यहाँ तक आनी चाहिए किसी को। ठीक है, और प्रेसिपिटेट का बनना एक अच्छी बात है, इसीलिए रिएक्शन तेजी से होगी, क्योंकि प्रेसिपिटेट बन जाएगा, उसके बाद या रिएक्शन में प्रेसिपिटेशन के फॉर्मेशन के बाद एक स्टेबल प्रोडक्ट बनाएगा। और स्टेबिलिटी हर कोई चाहता है, हर किसी रिएक्टेंट या हर किसी एलिमेंट या हर किसी कंपाउंड का एक बिहेवियर है कि अपने आप को कैसे भी स्टेबल कंडीशन में लेके जाए और अपने आप को स्टेबल कर ले। ठीक है, ये हो गई फास्ट रिएक्शन। आई डोंट थिंक कि कोई दिक्कत यहाँ पर होनी चाहिए। आते हैं, बात करते हैं स्लो रिएक्शंस पे। स्लो रिएक्शन क्या होती हैं, जो कि एक दिन में हो, एक साल में हो, क्या, या फिर कुछ महीनों में हो, ये रिएक्शन स्लो रिएक्शन होती है। अच्छा, कभी आपने देखा होगा पॉलीथीन, पॉलीथीन अगर आप इसको डिकम्पोज करो, मतलब अगर आप इसको तोड़ो, अगर आप ऐसे एनवायरमेंट में इसको डाल दो, आप देखोगे लंबे टाइम के लिए सेम पॉलीथीन की जो पन्नी होगी या जो झिल्ली होगी वो एज इट इज मेंटेन रहेगी, वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है। बहुत लिमिटेड कंडीशन में, बहुत सालों के बाद, बहुत दिनों के बाद उसमें थोड़ा थोड़ा सा डिकम्पोजिशन या थोड़ा थोड़ा सा ब्रेकिंग, सड़ने की वजह से आता है, वो भी बहुत लंबे टाइम के बाद। तो ये 1 ईयर भी हो सकता है, 10 ईयर भी हो सकता है, ये पन्नी की क्वालिटी पे डिपेंड करता है, या जो पॉलिथीन है उसकी क्वालिटी पे डिपेंड करता है। तो ये सब होती हैं केमिकल रिएक्शन जो बहुत टाइम लेती हैं। कभी आपने आयरन पे जंग लगते हुए देखा होगा, Fe की रिएक्शन जब ऑक्सीजन के साथ करते हैं, O2 के साथ, से बनाता है Fe2O3 डॉट XH2O। अच्छा, Fe2O3 बनाता है, ये आयरन का जंग लगना होता है, और अगर इस पे वाटर भी डाल दें प्लस H2O, अगर इसमें वाटर भी डाल दें तो ये XH2O बना देगा, मतलब उतने वाटर मॉलिक्यूल उसके अंदर बन जाएंगे, और ये बहुत टाइम के साथ जंग लगता है।
आप देखते हो कि पानी जब गिरता है ऑक्सीजन की प्रेजेंट में, पानी जब भी लोहे पे, अब आप देखते होंगे कि लोहा, जब भी लोहा हो या आयरन हो तो आपको लोग घर के रोकते होंगे कि भैया उससे पानी मत डालो नहीं तो उस पर जंग लग जाएगा, या पेंट वगैरह ऊपर से डाल दो ताकि वो प्रोटेक्ट रखे उसको, ठीक है। आपके घर में ग्रिलें लगी होगी छत पे, आप ग्रिल वगैरह देखते होगे कि वो उस पे काफी टाइम के बाद उसमें मोर्चा लग जाता है या फिर जंग लग जाता है। तो ये सब कंडीशंस वाटर और ऑक्सीजन के प्रेजेंट में होती है, क्योंकि ऑक्सीजन ऑलरेडी हर जगह मूव कर रहा है और वाटर जैसे उसको मिलता है, वाटर के प्रेजेंट में वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेता है और वो रस्ट या फिर हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बनाता है, इसको रस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये कब कब तक होता है, क्या 1 घंटे में हो जाता है? नहीं, टाइम लगता है, धीरे धीरे अपने आप ये थोड़ा थोड़ा इसमें जंग लगता जाता है और एक समय पूरा जंग से भर जाता है, ठीक है। तो ये कंडीशंस बहुत इजीली नहीं होती हैं, लेकिन ये है कि टाइम के साथ ये रिएक्शन पॉसिबल हो जाती है और अपने आप फिर ये एज इट इज अपनी कंडीशन को मेंटेन कर लेती है। आई डोंट नीड, कोई दिक्कत यहाँ पर होनी चाहिए। चलो आगे बात करते हैं रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में। किसी एक पार्टिकुलर टाइम पे, चलो बात करते हैं पहले रिवर्सिबल के बारे में। किसी एक पार्टिकुलर के टाइम पे जब रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हो और उसी टाइम पे प्रोडक्ट भी उसी कंडीशन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट उसी कंडीशन में रिएक्ट करके या किसी ना किसी तरीके से रिएक्टेंट बना रहे हो, प्रोडक्ट रिएक्टेंट बना रहे हो, रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहे हो, मतलब ए प्लस बी की अगर आपने रिएक्शन करी है और अगर ये रिएक्शन सीधे डायरेक्शन में चल रही है, ठीक है, तो ये मान लो सी प्लस डी बना रहा है, इसी फेवरेबल कंडीशन में इसी टाइम पे सी प्लस डी भी ए प्लस बी में कन्वर्ट हो रहा हो, तो ऐसी कंडीशन को दिखाने के लिए इस डबल एरो को हम सीधे हाफ हाफ एरो में लिखते हैं, एक एरो इधर की तरफ और एक एरो इधर की तरफ, और इसको ए प्लस बी बोलते हैं। यहाँ पर ए प्लस बी हो जाएगा और ये सी प्लस डी हो जाएगा, और ये रिएक्शन होती है रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। उसी सेम कंडीशन में उसी सेम टाइम पे ये रिएक्शन रिवर्स होनी चाहिए, ऐसी कंडीशन में इस रिएक्शन को बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। ध्यान रहे कंडीशन शुड बी सिमिलर। सेम टाइम, ठीक है, ये हमारी रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगी। आते हैं बात करते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। चलो रिवर्सिबल रिएक्शन का कोई एग्जांपल भी देख सकते हो, जैसे N2 की रिएक्शन होती है 3H2 के साथ, इस प्रोसेस को हैबर प्रोसेस ऑफ द अमोनिया बोलते हैं। आगे चल के आपको इसके बारे में पढ़ना होगा, अमोनिया के हैबर प्रोसेस के बारे में। प्लस 22.4 कैल, ये रिएक्शन दोनों तरफ चलने की कोशिश करती है, KCl होगा, ठीक है। इरिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। अच्छा, एक साइड में जब ये रिएक्शन चले, मतलब सी प्लस डी तो बन जाए, लेकिन उसी टाइम पे सी प्लस डी से ए प्लस बी में कन्वर्जन ना हो, मतलब उसी टाइम पे ये रिवर्स ना हो, जिस वक्त रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है उस वक्त रिएक्टेंट से प्रोडक्ट ही बने, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनने की कोशिश ना करे, इस कंडीशन को बोलते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, इन रिएक्शन में एक बहुत खास बात होती है कि हम आपको दोनों रिएक्शन की एक बहुत खास बात बताते हैं। इसमें जो कंसंट्रेशन होता है, मतलब जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन होता है वो रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि भैया ऑब्वियसली रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, तो अगर ये कंसंट्रेशन स्टार्ट में 10 था, 10 C था, और अभी रिएक्शन के 5 मिनट बाद ये 10C माइनस यक्स हो जाएगा, मतलब कुछ ना कुछ चला जाएगा और वो कंसंट्रेशन इसको मिल गया होगा राइट साइड, मतलब प्रोडक्ट को। तो ये कुछ कंसंट्रेशन राइट साइड में चला जाता है, 10C माइनस सी मान लो गया, इसमें से सी चला गया, तो सी कुछ यहाँ पर बन गया होगा, ठीक है। तो ये राइट साइड में प्रोडक्ट उतना अवेलेबल हो जाएगा, उतना बन जाएगा, जितना लेफ्ट साइड से जाएगा उतना राइट साइड में बन जाएगा, और ये कुछ कंडीशन कुछ टाइम बाद और देखो तो और रिएक्ट और इसमें चला जाएगा। तो ऐसा भी टाइम आता है जब पूरा पूरा रिएक्टेंट खत्म हो जाए और प्रोडक्ट बन जाए, पूरा पूरा मतलब रिएक्टेंट खत्म हो जाएगा और प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इसमें कौन, यहां पर लिख लेना कुछ पॉइंट्स।
concentration of reactant will be decreasing continuously. ठीक है, concentration of product will be forming continuously. ठीक है, और there can be a situation, in fact आएगी ही आएगी, there will be a situation when reactant concentration will become zero and the product concentration will be at its peak. ठीक है, ये कुछ कंडीशंस हैं, ये रिवर्स इरिवर्सिबल की कंडीशंस है. ठीक है, अच्छा अगर ये भी यही रिवर्सिबल की कंडीशन में बोलूं, ये तो इरिवर्सिबल की हो गई बेटा, और यही अगर रिवर्सिबल कंडीशन में बोलूं तो कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट डिक्रीज करेगा लेकिन उसी टाइप बढ़ते भी रहेगा. ठीक है, तो एक चीज अगर कंसंट्रेशन इसका रिएक्टेंट का डिक्रीज करेगा तो अगर रिवर्सिबल रहेगी तो कंसंट्रेशन उसका बढ़ता भी रहेगा. पहली बात तो ये है. ठीक है, और कंसंट्रेशन प्रोडक्ट का भी डिक्रीज करता रहेगा और बनता भी रहेगा. ठीक है, और यहां पर कोई भी सिचुएशन ऐसी नहीं आएगी जब रिएक्टेंट पूरा पूरा जीरो हो जाए. तो यहां पर बस एक कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है, देयर विल नॉट बी एनी कंडीशन क्योंकि भैया कुछ ना कुछ प्रोडक्ट भी बन जाएगा जब रिएक्टेंट रिएक्ट, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बन जाएगा और प्रोडक्ट है तो कुछ ना कुछ वो रिएक्टेंट भी प्रोड्यूस करेगा. तो देयर विल नॉट बी एनी कंडीशन at which there will not be any condition at which whole reactant will end. ठीक है, ये हमारे कुछ इरिवर्सिबल रिएक्शन की कंडीशंस हैं. जैसे मान लो हमारे पास CH4 है प्लस 2O2 है, या फिर हमारे पास Fe है प्लस HCl है, इसने FeCl3 प्लस H2 बनाया है. रिएक्शन सिंगल साइडेड रिएक्शन है, ऐसी कोई भी रिएक्शन मेटल पर सिलेक्ट करवा दो सिंगल साइडेड रिएक्शन रहेगी. ठीक है, तो वो इरिवर्सिबल रिएक्शन में आएगा. ओके, तो ये इरिवर्सिबल रिएक्शन कंडीशन, तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन कंडीशन एक आपको एटलीस्ट याद रखनी है, ये वाली. ठीक है, कहीं भी इसके एडिशन या कहीं भी इसके प्रॉब्लम्स पूछे जा सकते हैं. चलो बात करते हैं एडिशन रिएक्शन के बारे में, जो कि हमारा थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन है. थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन रिप्रेजेंटेशन का तरीका है. अच्छा, एडिशन रिएक्शन क्या होती है? जब दो चीजें जुड़ रही हो. ठीक है, या इट इज ए एडिशन ऑफ टू सब्सटेंसेस, either element और कंपाउंड. ठीक है, ये ऐसा तरीका है जिसमें दो सब्सटेंस आपस में जुड़ रहे हो. ठीक है, और इनको करने की कैसे जोड़ते हैं? इट मे बी ब्रॉट बाय हीट, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, एनीथिंग. हीट से भी हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी से भी हो सकता है, लाइट से भी हो सकता है, किसी ना किसी एक्सटर्नल कंडीशन से. ठीक है बेटा, ये हमारा एडिशन होता है. अच्छा, एडिशन में कितने टाइप हो सकते हैं? या तो एलिमेंट प्लस एलिमेंट हो, मतलब अगर आप अगर आप लिख लो सारे एग्जांपल्स आप लिख लो. पहला है एलिमेंट प्लस एलिमेंट, व्हेन टू एलिमेंट add to form
प्रोडक्ट। से आपके पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है O2 gives 2H2O, राइट। अच्छा, यही जैसे मान लो H2 प्लस Cl2 है, इसमें आप स्टेट भी लिखोगे अपने अकॉर्डिंग लिख लेना। जैसे ये गैसियस में है, ये गैसियस में है, लिक्विड में है, जनरली गैसियस में है, गैसियस में है, गैसियस में है, ठीक है। ये चीजें आपको लिखनी पड़ेंगी। दूसरा टाइप, अगर मान लो एलिमेंट और कंपाउंड को जोड़ दिया गया हो, व्हेन वन एलिमेंट प्लस वन कंपाउंड, या मोर देन वन कंपाउंड भी हो सकता है, लेकिन मैंने दो का एग्जांपल लिया है इसलिए मैं वन वन बता रहा हूँ। एक से ज्यादा भी कंपाउंड या एक से ज्यादा भी एलिमेंट लिया जा सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो Na प्लस H2SO4 डाइल्यूट हो जाएगा Na2SO4 प्लस H2, राइट। ये हमारा सॉल्ट प्लस ये हाइड्रोजन। अभी हमारे पास एलिमेंट को ऐड किया है किसमें, कंपाउंड में, तो ये हो गया एलिमेंट, ये हो गया कंपाउंड। यहाँ पर ये भी एलिमेंट था और ये भी एलिमेंट था, ठीक है, तो ये एलिमेंट और एलिमेंट का एडिशन हो गया, ठीक है बेटा। तीसरा टाइप, अगर मैं चाहूं तो कंपाउंड और कंपाउंड को भी ऐड कर सकता हूं। C प्लस सी, मान लो कंपाउंड प्लस कंपाउंड को ऐड करना है, तो व्हेन वन कंपाउंड या व्हेन टू और मोर कंपाउंड लिख सकते हो उसको, टू और मोर कंपाउंड will add to form the product, ठीक है बेटा। ये हमारा क्या हो जाएगा, कंपाउंड प्लस कंपाउंड। अच्छा, जैसे एग्जांपल, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक है, सॉलिड स्टेट में रिएक्शन करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, क्या बना देगा बेटा, CaCO3। क्या होता है, प्रेसिपिटेट। कैसे डिनोट करते हैं, डाउनवर्ड एरो से। तो ये हमारा PPT बन गया है, कैल्शियम कार्बोनेट। और हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट दिया है, हमने ये भी कंपाउंड लिया है, ये भी कंपाउंड लिया है, इस तरह से भी इसका हमने एडिशन किया है। सो दिस इज द टाइप ऑफ एडिशन रिएक्शन। और एडिशन रिएक्शन के तीन अलग अलग टाइप मैंने आपको बता दिए हैं, अपने अकॉर्डिंग एग्जांपल इसके आप देख सकते हैं, ठीक है। आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम यहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक चीज बहुत ध्यान देने के लिए बात है इसमें, कि जब भी एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल होगा तब राइट साइड में कभी भी दो प्रोडक्ट्स नहीं बनेंगे, ठीक है। जैसे ये वाला एग्जांपल मैंने दिया आपको, तो एलिमेंट प्लस कंपाउंड के लिए दिया, लेकिन ये एडिशन रिएक्शन में कंसिडर नहीं होगा। एलिमेंट प्लस कंपाउंड का जब भी रिएक्शन होगा या जब भी चीजें ऐसे ऐड होंगी, तब आपको जब भी बनाना है राइट साइड में कंपाउंड, तो आपको केवल एक ही लेना है, ठीक है। अब जैसे मान लो यहाँ पर Na सोडियम की रिएक्शन HSO4 माइनस के साथ होती, तो ये बनाता NaHSO4, ठीक है। अभी यहाँ पर राइट साइड में केवल एक कंपाउंड बना और यहाँ पर दो बना है, तो राइट साइड में कभी दो कंपाउंड नहीं बनना चाहिए। दो कंपाउंड फिर यहाँ पर एक्सचेंज या फिर सब्स्टिट्यूशन को डिनोट करते हैं, फिर वो फिर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाती है, या फिर वो डिकम्पोजिशन, या फिर किसी और एडिशन में डिस्प्लेसमेंट में आई थिंक कभी कभी वो आती है। तो आपको ऐसी चीजों को कभी ऐड नहीं करना है, केवल वो लेना है जिसमें राइट साइड में केवल एक ही कंपाउंड बने, ठीक है। वो सभी एडिशन के एग्जांपल है। मतलब दो चीजें, अरे यार दो चीजें ऐड होती हैं, एक ही तो बनता है ना। मान लो 7 को 9 से ऐड करोगे, या फिर आप दो चीजें ऐड करोगे, तो क्या आप 978 को यूज ऐड कर लो या 9789 को ऐड कर लो, हमेशा आंसर तो एक ही आएगा ना। मतलब तो मतलब एक कंपाउंड एक ही बनना चाहिए, ठीक है। ये चीज अपने माइंड में इसको रखनी है, ठीक है। ओके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में। बेटा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब होता है डिकम्पोज करना, इसका हिंदी मीनिंग होता है टूट जाना, ठीक है। तो कोई चीज टूट जाए या डिकम्पोज हो जाए या ब्रेक कर जाए, तो ऐसी कंडीशन में उसे बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। अब टूटने के लिए भी कई चीजें एडिशन, कई चीजें इसमें यूज में लाई सकती हैं।
जैसे मान लो लाइट की वजह से या हीट की वजह से या फिर वो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, कैसे भी वो टूट सकता है, ठीक है। सो व्हेन समथिंग इज ब्रेकिंग और ब्रेकिंग ऑफ सब्सटेंस, when substance is breaking, when substance is breaking by external sources, लाइक लाइट हो सकता है, ये इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है, ठीक है, हीट हो सकती है, तो ये कुछ भी हो सकता है ऐसे, ठीक है। फिजिकली नहीं तोड़ने को बोल रहे हैं कि उसको आप पीट के तोड़ दो, नहीं, किसी ना किसी केमिकल चेंज की वजह से, ठीक है। हम केमिकल चेंज पढ़ रहे हैं, केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं, तो हमेशा केमिकल चेंज की बात करेंगे, कभी भी हम फिजिकल बातें नहीं करेंगे, ठीक है। व्हेन सब्सटेंस इज ब्रेकिंग बाय एक्सटर्नल सोर्सेज, लाइक डिकम्पोज कर रहा है, तो और किसमें टूटे, कुछ सिंपल कंपाउंड्स में टूटे या सिंपल एलिमेंट्स में टूट जाए, तो ऐसी रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। और ये डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज हो सकते हैं, जैसे मान लो पहला रिसोर्स है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, को हम थर्मल डिकम्पोजिशन भी कर सकते हैं, तो पहला लिखना थर्मल डिकम्पोजिशन। अच्छा, डिकम्पोजिशन मतलब जैसे मान लो ए बी सी है, ठीक है, अब किसी कंडीशन में इसको ए प्लस बी सी में तोड़ दो, ठीक है, तो ये तरीके का डिकम्पोजिशन होगा, मतलब दो अलग अलग चीजों में विभक्त हो चुका है या टूट चुका है। तो पहला है हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन के अंदर क्या आता है बेटा, जैसे मान लो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3 सॉलिड, इसमें टूट गया CaO, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, तो CaO जो है वो सॉलिड है और CO2 एक गैस है, ठीक है। 2PbNO3 होल्ड वाइज, ये सॉलिड है, ऐसे मान लो ये टूट गया किसी में, जैसे मान लो PbO में टूटा प्लस NO2 प्लस O2, ठीक है। MgCO3 थर्मल डिकम्पोजिशन किया, मतलब हीट दे दिया। थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब होता है, एक डेल्टा से डिनोट करते हैं, इसमें क्या करते हैं, थर्मली यानी कि हीट देकर डिकम्पोज करें, इस डेल्टा का मतलब होता है हीट देना। तो कार्बोनेट का जब हम तोड़ते हैं तो किसमें टूटता है बेटा, वो ऑक्साइड्स में टूटता है, तो यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा प्लस CO2, ठीक है। अब जैसे हमने तोड़ा स्ट्रोंशियम कार्बोनेट को, वो भी हमारा ब्रेकिंग करके SrO प्लस CO2 बन जाएगा, तो हर चीज यहाँ पर टूट जाएगी। अब यहाँ पर आपको इसका जो भी रिप्रेजेंटेशन है आपको दिखा देना है, मतलब आपको इसकी स्टेट को खुद से डिनोट करना है, ठीक है। चलो, दूसरी टाइप का डिकम्पोजिशन हो सकता है इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। एक बात हमने यहाँ पर और बतानी है, डिकम्पोजिशन में ये जब टूटेगा तो इसके कंपाउंड में टूटेगा। अगर ये पूरा पूरा कंपाउंड या फिर पूरा पूरा ABC अगर इसके A प्लस बी प्लस सी में टूट जाए, मतलब अगर इसके अलग अलग कंपाउंड या अलग अलग एलिमेंट्स मिल जाएं, इस कंपाउंड के पूरे पूरे अगर इसके कंपाउंड की ना मिलके बल्कि एक अलग अलग एलिमेंट्स हो जाएं या इसके अलग अलग एलिमेंट्स विभक्त हो जाएं, तो ऐसे टाइप के रिएक्शन को एनालिसिस रिएक्शन बोलते हैं। आई विल रिपीट इट अगेन इन द पॉइंट्स, बट मैं आपको बताना वहां पे भूल गया था। इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन का मतलब होता है जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके डिकम्पोज किया जाए, जैसे वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ने का तरीका बहुत बढ़िया है यही कि इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, यही H प्लस या तो हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में O2 में टूट जाता है, ठीक है, दोनों ही गैसेस स्टेट में आएंगे। और कब होता है जब इसमें इलेक्ट्रोलिसिस प्रोवाइड करते हैं, जैसे मान लो हमने NaCl को तोड़ना है, सॉलिड स्टेट में होता है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, ये 2Na या सोडियम में प्लस Cl2 क्लोरीन में ये टूट जाता है। तीसरा टाइप ऑफ रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में कौन सी रिएक्शन हो सकती है डिकम्पोजिशन में, एक हमारी
ये हमारे डिकम्पोजिशन तो ये भी है, डिकम्पोजिशन ये भी है। डिकम्पोजिशन मान लो हमने फोटोसिंथेसिस डाल दिया। फोटोसिंथेसिस का मतलब फोटोन या जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है उसके प्रेजेंट में, अगर लाइट के प्रेजेंट में हुई है तो उसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। जैसे मान लो हमारा AgCl है, इसको हम तोड़ेंगे लाइट के प्रेजेंट में तो इसको हम HMu भी बोलते हैं कभी कभी, और या इसको लाइट भी बोलते हैं। तो लाइट के प्रेजेंट में हम सीधे 2Ag प्लस Cl2 में कन्वर्ट करते हैं। ये मॉलिक्यूल के साथ आएगी और ये एटम के साथ आएगा। ये मॉलिक्यूल बनाता है इसलिए इसको हमने मॉलिक्यूल की तरह लिखाया है, ठीक है। तो ये हमारा फोटोसिंथेसिस हो गया या फोटो डिकम्पोजिशन हो गया। फोटोसिंथेसिस इसको फोटो डिकम्पोजिशन बोलते हैं, ठीक है। चौथा आपको मैंने अभी एनालिसिस रिएक्शन के बारे में बताया था। अगर कोई कंपाउंड है और अपने डिकम्पोज होते वक्त मान लो ABC है या ABCD है, इसको आपने तोड़ा, ये A प्लस B प्लस C प्लस D में अलग अलग एलिमेंट्स में टूट गया, तो इसको हम बोलेंगे क्या, एनालिसिस रिएक्शन, राइट। तो ये हमें याद रखना है। मान लो ये EMgO है, तो ये टूट गया मान लो मैग्नीशियम में प्लस ऑक्सीजन में, इसको हम एनालिसिस रिएक्शन बोलेंगे। इस बात को याद रखना है बस। अब वाटर है, अगर ये टूट गया हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में, तो ये भी टाइप ऑफ एनालिसिस रिएक्शन है। अगर ऑप्शन में है तो आप इसको एनालिसिस रिएक्शन बोलोगे। यहाँ पर आप थर्मल डिकम्पोजिशन भले कर रहे हो लेकिन फिर भी आप इसको, या आप इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन भले कर रहे हो लेकिन आप इसको अगर ऑप्शन में है एनालिसिस रिएक्शन तो आप एनालिसिस रिएक्शन भी लगाओगे, ठीक है। तो एनालिसिस रिएक्शन एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी होती है, तो ये आपको ध्यान में रखनी है इस बात को। चलो एक और टाइप की रिएक्शन पढ़ते हैं, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब होता है बेटा एक कंस्टिट्यूएंट का या एक टाइप का दूसरे सब्सटेंस के साथ, या एक सब्सटेंस का दूसरे सब्सटेंस से डिस्प्लेस हो जाना, ठीक है, वो कहलाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है बेटा, इट कंसिस्ट ऑफ displacement of one constituent of the compound by another substance, of the compound by another substance, मतलब किसी और सब्सटेंस के द्वारा उस पार्टिकुलर या उस पार्टिकुलर कंस्टिट्यूएंट का या उस पार्टिकुलर टाइप के एलिमेंट का डिस्प्लेस हो जाना या हट जाना ही कहलाता है एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अलग अलग टाइप की होती है, या ये भी आपको देखना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट टाइप के रिएक्शन में पहला टाइप है कि a more active metal will displace the less active metal from the compound। आपको एक्टिविटी सीरीज है या रिएक्टिविटी सीरीज पहले बताई गई होगी, तो ये आपका रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग है। रिएक्टिविटी सीरीज आपको मैं एक बार क्लास में बता दूंगा आपके लेक्चर में, डाउट में। ये रिएक्टिविटी सीरीज है, ठीक है। और कुछ एक्टिव नॉन मेटल होते हैं विल डिस्प्लेस द लेस एक्टिव नॉन मेटल। कुछ ज्यादा एक्टिव नॉन मेटल कम एक्टिव नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर देते हैं, या आप लिख सकते हो एक्टिव नॉन मेटल विल डिस्प्लेस लेस एक्टिव। जैसे इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला का ज्यादा होती है, वो ज्यादा एक्टिव होता है, तो वो आपको क्या करेंगे, वो छोटे वाले को, एक कम इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले को डिस्प्लेस कर देंगे। जैसे मान लो या कह सकते हो कि जो पीरियडिक टेबल में ऊपर होता है वो नीचे वाले को डिस्प्लेस करता है उसके सॉल्ट में से। आपको मैं दिखाऊंगा वो बात। तीसरा, मेटल, कुछ मेटल भी एक नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर सकते हैं, तो मेटल
डिस्प्लेस नॉन मेटल। जैसे आपको पास मेटल प्लस एसिड की रिएक्शन होती है तो आपको बार बार उस रिएक्शन के बारे में बताया भी गया होगा कुछ पीछे की क्लासेस में, तो उसके बारे में भी हम अभी डिस्कस करेंगे एक बार। तो वो भी एक टाइप की रिएक्शन होती है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में सबसे पहले रिएक्टिविटी सीरीज की बात करते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज में मैं आपको एक बार बताने की कोशिश करता हूँ, अप टू डाउन एक ट्रेंड में बताता हूँ। जैसे मान लो ये इसमें एक आध मिस्टेक भी हो सकती है, तो आप एक बार इसको देख लेना। तो ये होता है नीचे से ऊपर तक का रिएक्टिविटी सीरीज का नंबर, ठीक है, ये नीचे से ऊपर तक का है। इसका मतलब क्या होता है, पहला है जो इसमें नीचे है, ठीक है, नीचे वाला, ये वाला लीस्ट रिएक्टिव होता है। आपने बार बार आपको पता है कि आपने घर में अपने आभूषण बनवाए होंगे या आपकी मदर्स ने या फिर पेरेंट्स ने बनवाए होंगे, तो ऐसी कंडीशन में उन्होंने गोल्ड की चेन या गोल्ड की अंगूठी या फिर गोल्ड की चीजें बनवाना ज्यादा पसंद किया होगा। उसका रीजन केवल पैसा नहीं है बेटा, उसका कम गंदा होना एक रीजन है, कम डिस्ट्रॉय होना, या फिर आप मुश्किल से मुश्किल घड़ी में जब आप देखते हो कि बहुत ज्यादा कीचड़ वगैरह भी चल रहा हो, तब भी आपका जो गोल्ड का रिंग होगा या गोल्ड का या चैन होगा वो जल्दी से गंदा नहीं होता है, ठीक है, बहुत मतलब डर्टीनेस उसमें उतनी ज्यादा नहीं होती है क्योंकि वो बहुत कम रिएक्टिव होता है। और लिथियम जो होता है वो मोस्ट रिएक्टिव होता है। ये एक मेटल रिएक्टिविटी सीरीज है। इसमें जो ऊपर है यहां से स्टार्ट करना नीचे से और इसको ऊपर की तरफ चले जाना। इसको आप मैं सीधा नहीं दिखा पाया क्योंकि बहुत कम ज्यादा स्पेस लेता। तो ये अपना ऊपर का पार्ट है, लिथियम वाला पार्ट। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है लिथियम वाला, ये ज्यादा रिएक्टिव है और नीचे लीस्ट रिएक्टिव है। तो करता क्या है, जो नीचे एलिमेंट होता है वो ऊपर वाले एलिमेंट को उसके साल्ट में से डिस्प्लेस कर देता है। साल्ट मतलब जैसे पोटेशियम का साल्ट होगा पोटेशियम क्लोराइड, अगर इसमें आप रिएक्शन करोगे जो ऊपर वाला मेटल होता है वो वाला मेटल नीचे वाले को उसके साल्ट से डिस्प्लेस करता है। अगर आप केसीएल में से मान लो केसीएल की रिएक्शन करोगे बेरियम के साथ, ठीक है, तो ये रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि बेरियम इसके नीचे पाया जाता है और इसके साल्ट में से डिस्प्लेस नहीं कर सकता। लेकिन अगर यही केसीएल की रिएक्शन आप एलआई से कर दो तो ये LiCl बना लेगा और इसको पोटेशियम की तरफ से डिस्प्लेस कर देगा। आप कोई सा भी एलिमेंट उठा लो, मान लो NaCl है, NaCl की रिएक्शन अगर आप एल्यूमिनियम से कर दो ये रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि NaCl Na ऊपर है, इसलिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या फिर रिएक्टिविटी सीरीज में यही Na अगर NaCl की रिएक्शन अगर आप कर दोगे K के साथ पोटेशियम के साथ, ये KCl प्लस Na बना लेगा, ये रिएक्शन हो जाएगी और ये रिएक्शन नहीं होगी। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और आपको याद रखनी इस सेक्शन को। यहां पर कहीं हाइड्रोजन अवेलेबल है पीबी के नीचे, और हाइड्रोजन जो होता है वो एक एसिड बनाता है। आप देखना चाहते हो तो आपको मैं दिखा देता हूं। ये तो पहली रिएक्शन हो गई मेटल वाली, आपको मैंने बताई थी कि रिएक्टिविटी सीरीज में जो मेटल वाली रिएक्शन है, ये तो पहली रिएक्शन हो गई मेटल वाली, इसको बोलते हैं मेटल डिस्प्लेसमेंट। दूसरी रिएक्शन है मेटल जब नॉन मेटल को डिस्प्लेस करे, मेटल नॉन मेटल को डिस्प्लेस करे, कब करेगा, जैसे हाइड्रोजन का कोई भी एसिड उठा लो, स्ट्रॉन्ग एसिड, आप मान लो HCl ले लिया हमने और इसको लिक्विड कंडीशन में लेना है, HCl एक्वस कंडीशन में, और ये जब डाइल्यूट कंडीशन में रिएक्शन करेगा किसी मेटल के साथ, तो जो मेटल हाइड्रोजन के ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में वो तुरंत हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देंगे। जैसे मान लो Fe है, ये तुरंत FeCl3 बना लेगा और तुरंत हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। तो मेटल ने रिएक्शन करी है एसिड के साथ, मेटल प्लस एसिड है और बनाया है क्या, हाइड्रोजन गैस। कभी भी कोई भी मेटल जो हाइड्रोजन के ऊपर इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में या इस रिएक्टिविटी सीरीज में है, वो जब भी किसी एसिड के साथ रिएक्शन करेगा या किसी स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, तुरंत वो हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस कर देगा। हमेशा के लिए इस रिएक्शन को याद रखना, ठीक है। ऐसी कई सारी रिएक्शन हो सकती है जो भी है। अब आप पोटेशियम की रिएक्शन कराओगे HCl के साथ, वो भी कर देगा डिस्प्लेस, तुरंत KCl और H2 बना देगा, तुरंत बनाएगा।
कोई भी ऊपर है तुरंत हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, जो भी इसमें ऊपर है। तो ये हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया। तीसरा कॉन्सेप्ट है, जो ज्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल होती है वो कम रिएक्टिव नॉन मेटल के साल्ट में से डिस्प्लेस कर देती है। वैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, यहाँ पर रिएक्टिविटी फ्लोरीन की ज्यादा, क्लोरीन की कम, ब्रोमीन की और कम और आयोडीन की और कम होती है। तो ये रिएक्टिव ज्यादा है ऊपर वाली, इसलिए जब जैसे मान लो हमने रिएक्शन करी टू NaCl लिया, ठीक है, और इसमें रिएक्शन करा हमने F2 की, ये रिएक्शन तुरंत NaF में कन्वर्ट हो जाएगी और ये Cl2 बना देगी। आप NaI ले लो, आप इसमें Cl2 कर दो रिएक्शन, तुरंत ये NaCl में बन जाएगा और I2 बना देगा। मतलब I2 को इसने यहाँ पर क्लोरीन को फ्लोरीन ने डिस्प्लेस कर दिया क्योंकि फ्लोरीन की रिएक्टिविटी ज्यादा थी। यहाँ पर क्लोरीन ने आयोडीन को डिस्प्लेस किया क्योंकि आयोडीन की रिएक्टिविटी कम थी और क्लोरीन की ज्यादा थी। अगर आप यहीं पे NaBr ले लो, क्लोरीन रिएक्शन करो कि ये NaCl प्लस Br बना देगा, ठीक है, Br2। ये एक तरीके की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, जो आपको थर्ड टाइप, मैंने सेकंड टाइप से बताया है कि एक्टिव नॉन मेटल विल डिस्प्लेस द लेस एक्टिव नॉन मेटल। तो मोर एक्टिव नॉन मेटल विल डिस्प्लेस द लेस एक्टिव नॉन मेटल। तो हम कुछ और रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। आई विल डिस्कस विद द डबल डिस्प्लेसमेंट एंड रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन में काफी लंबा जाएगा, इसलिए मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू, थैंक यू।